बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेसन है जिसको हमने स्टडी करना है वो है, अगर एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की शक्ल में दिया जाए तो उन कंपोनेंट्स को देखते हुए क्या हम ये बता सकते हैं कि वो हमारा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। हमने क्वाड्रेंट को फाइंड करना है, नंबर 1। नंबर 2, क्वाड्रेंट का पता लगने के बाद हमने एंगल भी फाइंड करना है। तो ये दो चीज़ें आज के लेसन में हमने सीखनी है। एक है कि कोई वेक्टर अगर दिया जाए इन टर्म ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को देखते हुए हम ये कैसे बताएंगे कि हमारा जो वेक्टर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक बात। दूसरी बात, जब हमें ये पता चल जाए कि हमारा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसके बाद हमने उसकी डायरेक्शन, ओरिएंटेशन या एंगल भी फाइंड करना होता है। तो किस तरीके से, किस प्रोसीजर से, किस फार्मूला से, किस टेक्निक से हम ये दोनों चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, आज के लेसन में हमने ये देखना है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं अब वेक्टर in term of its rectangular components, rectangular components। सपोज करें, लेट हमारे पास कोई एक वेक्टर A है और उसकी वैल्यू है सपोज 3i + 4j। ये हमें एक वेक्टर दिया गया है इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब मुझे ये नजर आ रहा है कि ये वेक्टर A है, इक्वल है, ये वैल्यू 3 है और 3 के साथ i यूनिट वेक्टर है। अब i है और i के ऊपर कैप है, ये कैप रिप्रेजेंट कर रही है कि यूनिट वेक्टर है। और चूंकि i यूनिट वेक्टर है तो हमने ऑलरेडी ये सीखा हुआ है कि i यूनिट वेक्टर हमें x एक्सिस के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू 3 है ये वेक्टर a का x कंपोनेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ ax = 3। इसी तरह ये जो ay की वैल्यू है इसको मैं 4 कह दूंगा, क्योंकि जो j यूनिट वेक्टर है वो हमें y एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें तो हम 2 रेफरेंस लाइंस लेते हैं और ये दोनों रेफरेंस लाइंस जो हैं ये एक दूसरे को कट करती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। उस पर्टिकुलर पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। ये आपके पास x एक्सिस है, ये x प्राइम एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये y प्राइम एक्सिस है। यहाँ पर x की जितनी वैल्यूज़ होंगी वो हम सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे। यहाँ पर y की भी सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं और यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। अब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें ये पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये जो रीजन है यहाँ पर x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव। इसी तरह इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए ये वाला रीजन है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट का रीजन है, यहाँ पर x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी
नेगेटिव। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। हमने इन्हीं इंफॉर्मेशन की बेस पर, इसी इंफॉर्मेशन की बेस पर ये देखना है कि हमारा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब ये इंफॉर्मेशन हमें पता है ऑलरेडी। मैं अब देख रहा हूं कि वेक्टर a का जो x कंपोनेंट है ये 3 है, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और जो y कंपोनेंट है ये 4 है, इसकी वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। तो x कंपोनेंट भी पॉजिटिव और y कंपोनेंट भी पॉजिटिव। जब दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर a लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? इसी तरह मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स से आप एक और वेक्टर ले लीजिए b। अब b की आप वही वैल्यूज रखिए चाहे, लेकिन साइन चेंज कर दें, तो अब देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में होगा। सबसे पहले तरीका क्या है, जो भी वेक्टर दिया जाए उसका x कंपोनेंट देखिए। सर x कंपोनेंट कौन सा है, जिसके साथ i यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि i यूनिट किस एक्सिस के बारे में बताता है, x एक्सिस। तो भाई i यूनिट ये है, i यूनिट के साथ -3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ax इज इक्वल टू -3। फिर आपके पास ये j यूनिट वेक्टर है, j यूनिट वेक्टर y एक्सिस के बारे में बताता है, तो ये आपके पास 4 आ गया। थैंक यू। दिस इज योर bx, दिस इज योर by, क्योंकि b वेक्टर इट वुड बी 4। तो ये -3 नेगेटिव वैल्यू है और 4 जो है ये कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। इसी तरह अगर कोई ऐसा वेक्टर हो जिसके दोनों कंपोनेंट्स ही नेगेटिव हों, तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर कोई ऐसा वेक्टर हो जिसका x कंपोनेंट पॉजिटिव हो और y कंपोनेंट नेगेटिव हो, तो मेरा भाई वो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो इस तरीके से बड़े सिंपल वे में हम उनके कंपोनेंट्स की वैल्यूज को देखते हुए मैग्नीट्यूड वाइज के वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उन वैल्यूज को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि हमारा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में करता है, या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। हम इसको इजीली बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई मसला तो नहीं, किसी को समझ आ गई? इसको जरा देख लीजिए। ओके जी, नेक्स्ट। एक दफा हमें ये पता चल गया कि हमारा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जो गोल है वो ये है कि हमें एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल, और इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ देखिए, अगर आपके पास एक वेक्टर है, सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो गौर कीजिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 डिग्री से, और कहाँ तक जा रहा है, 90 डिग्री तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से 90 के दरमियान कोई भी एंगल बना सकता है, 0 से लेकर 90 तक। इसी तरह अगर आपका कोई वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वो 90 से शुरू होके 180 तक कोई भी एंगल बना सकता है। इसी तरह अगर आपका वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो स्टूडेंट्स वो 180 से शुरू होके 270 डिग्री तक कोई भी एंगल बना सकता है। और इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो 270 से शुरू होके 360 डिग्री तक स्टूडेंट्स वो कोई भी एंगल बना सकता है। अब वो एंगल कितना है, वो एंगल कैसे फाइंड करें, किस टेक्निक से एंगल फाइंड करें, आज का हमारा ये लेसन है जिसको हमने समझना। इसको गौर कीजिएगा। ये शुरू करने से पहले ऑलरेडी हमें जिन बातों का पता है वो ये है कि अगर आपके पास x कंपोनेंट हो, a एक्सपोज, तो वो किसके इक्वल होता है, a cos थीटा के इक्वल होता है। और अगर a y हो तो वो किसके इक्वल होता है, a sin थीटा के इक्वल होता है। और इन्हीं दोनों के कंबाइन करने से यू हैव इक्वेशन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a y ओवर a x। और अगर इधर से थीटा कैलकुलेट करना है तो इट वुड बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ a y ओवर a x।
ये इक्वेशंस ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने एंगल थीटा लिया है, ये एंगल थीटा है। इसके अलावा कोई भी एंगल हो तो एंगल ही होता है। आप थीटा कह लें, फाई कह लें, अल्फा कह लें, बीटा कह लें, मतलब यहाँ पर वो एंगल ही होगा। ये इक्वेशंस यहाँ पर लिखने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये जो लास्ट रिलेशन हम लोग पढ़ते आए हैं फ्रिक्वेंटली, इसको बार बार रिपीट किया है और ये अब आप लोगों को याद भी हो चुका है। ये रिलेशन इन दो इक्वेशन से आता है। अगर आप ए वाई को ऊपर रखें, ए एक्स को नीचे रखें, ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा, तो वो ए वाई ओवर ए एक्स आ जाए। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन शेयर की थी। मैं उसकी वीडियो अलहदा भी अपलोड कर दूंगा कि ये इक्वेशन सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होती हैं ये व्हेन वी आर टेकिंग एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जब हम एंगल किसके साथ लेंगे? एक्स एक्सिस के साथ। अगर आप एंगल वाई एक्सिस के साथ लेंगे तो ये इक्वेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। ये ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, याद है या नहीं याद? ठीक है। अब ये बात आपने, ये बैकग्राउंड नॉलेज के तौर पर ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। मैंने जस्ट उसको रिवाइज कर दिया है ताकि आप बाद में उसको अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, नोट ना करें प्लीज़, इसको समझिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब गौर कीजिए, मैं कहता हूँ हमारे पास एक वेक्टर है जिसके बारे में मुझे पता चल गया है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये मुझे पता चल गया, ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये क्या है? वाई। अब मुझे ये एंगल फाइंड करना है। अब एंगल फाइंड करने का प्रोसीजर ध्यान से सुन लीजिए। आपने थीटा एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है? थीटा। थीटा एंगल फाइंड करना है। थीटा एंगल फाइंड करने का पहला स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमने देखना है वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसका हमें पता चल गया है। यहाँ पर वेक्टर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पहला स्टेप तो आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है? याद रखिएगा, टू फाइंड थीटा फर्स्ट स्टेप इज यू शुड फर्स्ट फाइंड फाई एंगल। हमें पहले फाई एंगल फाइंड करना है। सर फाई क्या है? फाई भी एक एंगल है जैसे थीटा एंगल है। तो सर फाई पहले क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। तो हमें फाई एंगल को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर फाई एंगल किसके इक्वल होगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। मैंने इधर ए वाई या बी एक्स या बी वाई, बी एक्स इसलिए नहीं लिखा कि जौन सा भी वेक्टर हो उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ए है तो ए आ जाएगा, बी है तो बी आ जाएगा, सी है तो सी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हियर ए किसके इक्वल है? लेट्स से ए इक्वल है 3i प्लस 4j। तो मुझे पता चल गया फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई की वैल्यू क्या है? 4 ओवर 3। आप इसका जो भी आंसर कैलकुलेट करेंगे, आंसर वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट निकाल के वो डिग्री में आंसर आ जाएगा। बच्चे यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जल्दी जल्दी करते हुए। लेट से मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, मैं एक आर्गूमेंट के तौर पर कोई एक बच्चा कैलकुलेट कर दे, लेट से 16.3 डिग्री वैल्यू आ गई। तो आप लोगों ने मिस्टेक क्या करनी है? आपने 16.3 लिख देना है, ऊपर डिग्री नहीं लिखना। तो ये आपका कम से कम 1 मार्क आपका डिटेक्ट हो जाएगा, आपने यूनिट ही नहीं लगाया ऐसा। तो ये डिग्री का सिंबल लाजमी आपने यूज़ करना है, ये मिस्टेक ना करनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। आप जब फाई कैलकुलेट कर लें, आपने चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करना है, सेकंड में करना है, थर्ड में करना है या फोर्थ में करना है, जिसमें भी आपने कैलकुलेट करना है, आप उसको सबसे पहले फाई कैलकुलेट करें। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? फाई कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। और फाई कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, y ऊपर आएगा और x नीचे आएगा। इसका मतलब ये हुआ y ऊपर और x नीचे आने की, ये याद रहे कि हम ये फाई एंगल किसके साथ ले रहे हैं? x एक्सिस के साथ ले रहे हैं, क्योंकि अगर एंगल x एक्सिस के साथ नहीं होगा तो फिर ये इक्वेशन नहीं बनेगी। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब फाई आपने कैलकुलेट कर लिया फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो फाई की वैल्यू होगी एज इट इज थीटा की वैल्यू, जो फाई की वैल्यू होगी एज इट इज थीटा की वैल्यू होगी, तो फाई की वैल्यू अगर 53.1 है तो थीटा की वैल्यू भी 53.1 ही होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू फाई, ये आपने याद रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये डायरेक्ट एमसीक्यूज भी आ सकता है या इसका यूज भी आ सकता है। अब हो सकता है आपके ज़हन में ये क्वेश्चन हो कि सर जब थीटा फाई के इक्वल है तो हमने फाई क्यों पहले कैलकुलेट किया, थीटा ही क्यों नहीं किया? इसका आंसर आप जब हम सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ में जाएंगे ना तो फिर पता चल जाएगा कि हमेशा थीटा फाई के इक्वल है या फाई में वेरिएशन भी आएगी, तो उसमें आपको इसका जो आंसर है वो पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके जी, अब आ जाइए ज़रा सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ, विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, कोई एक वेक्टर ले लीजिए, लेट्स से बी वेक्टर है, बी किसके इक्वल है? -4i प्लस 9j, -4i प्लस 9j इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर बी। अब नजर आ रहा है कि बी का x कंपोनेंट क्या है? नेगेटिव है, और y कंपोनेंट क्या है? चूंकि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं इस पर बार बार टाइम नहीं वेस्ट कर रहा क्योंकि आप लोगों को ये समझ आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। अब इशू है टू फाइंड थीटा, फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। थीटा कैसे फाइंड करेंगे? थीटा फाइंड करने का पहला स्टेप है, आपने क्या फाइंड करना है? फाई फाइंड करना है। फाई, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, जी बोलिए, y ओवर x। कोई एतराज? यहां पर क्या आ जाएगा? वेक्टर a है या b है? तो क्या आएगा? by ओवर bx। अब यहां पर मैं आपसे जरा पूछूंगा, आपकी हेल्प चाहिए मुझे। मेरा भाई मुझे ये बताइए कि मैं y ऊपर ले रहा हूँ, x नीचे ले रहा हूँ। जब y ऊपर होगा x नीचे होगा तो इस बात की दलील है कि ये जो बनने वाला एंगल, यहाँ पर जो भी एंगल हो, अल्फा हो, बीटा हो, थीटा हो, फाई हो, वो एंगल किसके साथ होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ होगा। किसके साथ होगा? किसके साथ होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर जो वेक्टर b लिया है, अब जरा हम अपनी डायग्राम की तरफ आते हैं। देखिएगा, आप मुझे खुद आंसर बताएंगे इसका। दिस इज योर सेकंड वेक्टर। अच्छा, वेक्टर बी सेकंड वेक्टर दी सेकंड क्वाड्रेंट। वेक्टर बी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एग्री? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और ये कौन सा हो गया? सेकंड। ये कौन सा एक्सिस है जी? ये कौन सा है? ये एक्स। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है? वर्टिकल एक्सिस। अब मुझे आपने खुद बताना है, ये फाई है, ऊपर y है, नीचे x है, तो ये फाई एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बना होगा या वर्टिकल एक्सिस के साथ? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि अगर वर्टिकल एक्सिस आएगा तो फिर ये इक्वेशन नहीं अप्लाई होगी। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसकी मैं अलहदा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। जिन बच्चों ने वो लेक्चर लिया है या जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचे, वो बच्चे उस छोटे से पोर्शन को भी समझ लें, ताकि ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो समझ आ जाए। ठीक है, तो ये अब मुझे बताइए, आपने मुझे बताना, मैं गलत तो नहीं कर रहा, मुझे बताइए ये मैं फाई एंगल ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि ये फाई एंगल किसके साथ बन रहा है? तो इसका मतलब मुझे फाई एंगल ये लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? देखिए, पिछली डिस्कशन की आज आपने खुद ही आर्गुमेंट कर दिया कि सर ये बनने वाला एंगल फाई जो है ये वाई एक्सिस के साथ नहीं हो सकता। पिछली डिस्कशन का हमें ये फायदा हुआ, उधर हमने थोड़ा सा टाइम लगाया, लेकिन हमें समझ आ गई। आज वाला लेक्चर पे ज़्यादा हमें मसला नहीं। अब मुझे फाई तो कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, फाई के बारे में एक और बात याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने जानबूझ के नहीं बताई क्योंकि वहाँ पर बताना ज़रूरी नहीं था कि फाई की जब आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप टेंजेंट इनवर्स ऑफ लेंगे। अब आपको नज़र आ रहा है कि बी एक्स की वैल्यू क्या है? -4, और बी वाई की वैल्यू क्या है? 9। अब आपने बी वाई की वैल्यू 9 यूज़ कर लेनी है। अब बी एक्स की वैल्यू क्या है? -4। लेकिन जब आपने फाई कैलकुलेट करना है, बात को ध्यान से सुन लीजिए, बात अपने माइंड में इसको बिठा लें
कि जब आपने फाई कैलकुलेट करना है तो आपने चाहे वाई कंपोनेंट हो, चाहे एक्स कंपोनेंट हो, चाहे दोनों में से कोई एक हो, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे। इसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू वो ही लेंगे चाहे नेगेटिव हो, लेकिन पॉजिटिव में लेंगे। मसलन इधर वैल्यू क्या है -4, तो इधर हम क्या लिखेंगे 5 कैलकुलेट करते हुए आपने वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी। 5 कैलकुलेट करते हुए आपने वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी। तो आपके पास जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है 20.91 डिग्री। प्लीज एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, बाद में आप लोग भी वेरीफाई कर लीजिए, कोई मसला हुआ तो उसकी करेक्शन कर दीजिएगा। ये मेरे पास फाई एंगल आ गया। अब ये तो फाई आया ना एंगल, मुझे क्या कैलकुलेट करना है थीटा। अब थीटा कौन सा एंगल है? थीटा इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू अच्छा मेरा भाई मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, कोई बच्चा बता सकता है कि स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है? शाबाश, एक्सीलेंट हो गया जी। कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का। अगर मैं कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, सिर्फ बात समझाने के लिए मैं कह दूँ ये है 60 डिग्री। कितना है? तो कोई बच्चा बताएगा रिमेनिंग एंगल कितना होगा? क्या किया आपने? 180 में से 60 को क्या कर दिया? माइनस, तो कितना आ गया? 120 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अगर ये 50 डिग्री होता तो 130, अगर ये 40 डिग्री होता तो 140। एग्री? अगर ये 5 होता तो फिर ये क्या होना था? 180 डिग्री माइनस 5 की जो भी वैल्यू हो। इज दैट क्लियर? तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आपने थीटा कैलकुलेट करना है, ये थीटा है, तो टोटल एंगल 180 डिग्री, इस 180 डिग्री में से इस 5 को आप माइनस कर देंगे। 180 डिग्री में से 5 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आपके पास 5 आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री माइनस 5। तो यहां पर देखिए 5 और थीटा आपस में इक्वल नहीं है, बल्कि थीटा किसके इक्वल आ रहा है? 180 डिग्री माइनस 5। मैं एक जगह पर लेक्चर पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने कहा कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई कर रहा है, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना? बोलो 90, और ये 5 कर लें तो 90 प्लस 5 हो जाए। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि इस सूरत में जो 5 बनने वाला एंगल है वो किस एक्सिस के साथ है? और वाई एक्सिस के साथ एंगल है। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात की? दीजिए मेरा भाई, अगर ये बात समझ आ गई है तो थर्ड क्वाड्रेंट तो इससे भी ज़्यादा आसान है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में आप खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। हम थर्ड क्वाड्रेंट को आप डिस्कस करते हैं। मैं जस्ट डायग्राम बनाऊंगा, आपने मुझे सारी उसकी डिस्कशन बतानी है। कहीं से नहीं समझ आएगी, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इट्स ओके, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन खुद करने की कोशिश आपने खुद करनी है। अब आपके पास आ गया ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। मैं सी वेक्टर ले लेता हूँ जी। थर्ड क्वाड्रेंट है, वैल्यूज मैं ऊपर नहीं लेता। मुझे बताइए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी। वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? चलें यार, शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो, मैं वैल्यूज ले लेता हूँ। -7i -9j, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, जो कि शो कर रही है कि वेक्टर सी किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट। कोई मसला? चलिए जी, ये पता चल गया। अब मुझे बताइए क्या कैलकुलेट करना है? थीटा। थीटा कैलकुलेट करने का फर्स्ट स्टेप क्या है? फाई कैलकुलेट करना है। फाई का फार्मूला क्या है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ऊपर कौन सा कंपोनेंट आएगा? वाई, नीचे एक्स। जी सी वेक्टर है तो सी वाई ओवर सी एक्स आ जाएगा। तो फाई आपके पास आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ। जी सी वाई की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन क्या नेगेटिव वैल्यू लेनी है? क्या वैल्यू लूँगा इधर? 9। सी एक्स कितना है? 7। लीजिए यहाँ से आपके पास फाई की वैल्यू आ जाए, जो भी आएगी ये डिग्री में वैल्यू आ जाए। इज दैट क्लियर? अच्छा अब आगे चलिए प्लीज़, मुझे ये ज़रा बताइएगा, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे इसको बता दें कि वाई मैंने ऊपर लिया और एक्स नीचे लिया है, तो ये बनने वाला जो फाई एंगल है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ है, ये वर्टिकल के साथ है? प्लीज़ फिर से बताइए।
जब हॉरिजॉन्टल के साथ है तो क्या ये मैं एंगल ऐसे बना सकता हूँ? क्या मैं ये एंगल ऐसे बना सकता हूँ? शाबाश, ये फाई एंगल हो गया। इज दैट क्लियर? कोई मसला? क्योंकि जब वेक्टर सी मेरा भाई थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो एक ही सूरत में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, वो यही होगा, ऐसे ही होगा। और क्या होगा? इसके अलावा तो नहीं बन सकता। दूसरा, अगर आप इधर से एंगल बनाएंगे तो वो वाई एक्सिस के साथ है, और वाई एक्सिस के साथ हमने एंगल है क्यों नहीं बनाना, वो मैं रीज़न बता चुका हूँ। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये आ गया, अब मुझे थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा एंगल किसके साथ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ? यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये नीचे एंगल मजीद इसमें ऐड हो रहा है, तो लीजिए ये आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 5। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस लीजिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला। देखिए, जब आपको कंसेप्चुअली बात समझ आ गई तो हमें फार्मूला कैलकुलेट करना मसला ही कोई नहीं हो रहा। आप खुद मुझे बता रहे हैं। इज दैट क्लियर? फर्स्ट का बेटे फार्मूला थीटा इज इक्वल टू फाई, सेकेंड का फार्मूला थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई। और फाई कैलकुलेट करते हुए वाई कंपोनेंट ऊपर लेंगे और एक्स कंपोनेंट, और कोई वैल्यू नेगेटिव। अब आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट में, डी वेक्टर है जी। कोई बच्चा बताएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव होता है? वाई नेगेटिव होता है। एक्स क्या होता है? सॉरी यार, मैं खुद भूल गया था। शाबाश, 7i माइनस 10j। तो डी एक्स क्या है बताइए? वैल्यू 7। पॉजिटिव नेगेटिव? डी वाई क्या है? माइनस 10। पॉजिटिव नेगेटिव जी बताइए कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया जी। अच्छा जी, हमने क्वाड्रेंट फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है? बोलो। नहीं, क्या फाइंड करना है? थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए पहला स्टेप क्या है? फाई जी, फाई कैलकुलेट करना है। फाई के लिए टेंजेंट इनवर्स वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट ऊपर आएगा? कौन सा वेक्टर है? डी। तो डी वाई ऊपर आ गया जी। बताइए डी एक्स किधर आएगा? नीचे। तो फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ जी डी वाई की वैल्यू क्या है? माइनस 10। लेकिन क्या इधर नेगेटिव लेंगे? ऊपर 10 आ गए, नीचे क्या है? 7। ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मुझे ये जुबानी नहीं पता इसका, ये डिग्री में आंसर आएगा जो भी आएगा, बेटे कर लीजिएगा बात। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने एंगल लेना है विद रिस्पेक्ट टू, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, डी है आपके पास। ओके, अच्छा, ये फाई एंगल है। मुझे बताइए मेरा भाई, क्या ये मैं फाई एंगल इस तरह ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि ये एंगल मैं किसके साथ ले रहा हूँ? और वाई एक्सिस के साथ एंगल है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये फाई। इज दैट क्लियर? समझ आई बात की? कोई मसला? शाबाश। तो ये आपके पास फाई हो गया, ठीक है। अब मुझे थीटा कैलकुलेट करना है। अगर एक पूरा सर्कल घुमाएं आप, तो टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। शाबाश बेटे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से मैं शुरू हो रहा हूँ और घुमा के इसको, चले मैं आगे डॉट भी लगा रहा हूँ। टोटल 360। थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन इस 360 में से ये क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटे गौर करो, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है ना? ये कौन सा एंगल है? और एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, और ये फाई क्लॉकवाइज और वो नेगेटिव होता है। वैसे भी नजर आ रहा है कि टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी ना। तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट का फार्मूला। इज दैट क्लियर? लीजिए मेरा भाई, चारों क्वाड्रेंट्स के फार्मूले आ गए। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा इज इक्वल टू फाई, अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो 180 डिग्री माइनस फाई, अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है तो 180 डिग्री प्लस फाई, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 360 डिग्री माइनस फाई। ये चारों फार्मूले भी डायरेक्ट एमसीक्यूज के तौर पर आ सकते हैं, और इनका यूज़ जो है वो भी एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, तीनों के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ये अब आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी रुक जाओ सर।
छोटा सा होमवर्क है, ये आपने कल करके लाना है। मैं आपको 5 वेक्टर्स दे रहा हूँ, इनकी मुझे आपने ओरिएंटेशन भी बतानी है और क्वाड्रेंट भी बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ए वेक्टर है, लेट ए इज इक्वल टू 9i प्लस 1/9j, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2i माइनस 2j, c इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2i प्लस 2j, d इज इक्वल टू माइनस 1/√2i माइनस 1/√2j। 1 2 3 4 5वां i प्लस j। ये 5 आपके क्वेश्चंस हैं। इनका मुझे ये भी चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। आपने पहले क्वाड्रेंट फाइंड करना है, फिर आपने इनकी ओरिएंटेशन कह लें, एंगल कह लें, वो आपने फाइंड करना है। थैंक यू सो मच।